गुड मॉर्निंग। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्या होता है और ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, ईएम रेडिएशन कौन कौन सी होती है, उसके बेस पे कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपने ये भी पढ़ा कि ये जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है या पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसके अंदर क्या होता है कि 10 से लेके 400 nm तक का ये यूवी रेडिएशन को यूज करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए। ठीक है, 10 से लेके 200 तक किसमें यूज करता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए यूवी। और जो विजिबल वाला पार्ट होता है 400 से 800 nm का, वो यूज किया जाता है किसमें, विजिबल रीजन के अंदर। तो यूवी के अंदर यूवी रीजन भी आता है, विजिबल रीजन भी आता है। तो 10 से लेके ये 800 nm तक का रेडिएशन यूज करता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब इसका प्रिंसिपल क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये हमें देखना था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इसके लिए हम लगाते हैं कौन सा, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, कौन सा रूल यूज करते हैं इसके अंदर, बियर लैम्बर्ट लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ये जो नियम है ये दो नियमों का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक नियम होता है आपका लैम्बर्ट का नियम। ठीक है, एक आपका एक इंडिविजुअल लैम्बर्ट का लॉ है, एक इंडिविजुअल बियर का लॉ है। और ये बियर लैम्बर्ट लॉ जो है, इन दोनों नियमों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पूरा इस कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट लॉ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा लैम्बर्ट लॉ क्या है, फिर देखेंगे कि बियर लॉ क्या है, फिर ये देखेंगे कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है। ठीक है, और इसके साथ ही हम आज की इस क्लास के अंदर ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन लॉ पढ़ेंगे कि आपके संक्रमण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में ये और पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो आपका लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, लैम्बर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, लैम्बर्ट का नियम क्या होता है कि जो आपकी एब्जॉर्बिविटी होती है या फिर अवशोषकता होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ठीक है, आप अगर इसका लैंग्वेज लिखने हैं आपको लैम्बर्ट लॉ का, तो लैंग्वेज भी यही आएगा कि किसी भी अननोन कंपाउंड की अवशोषकता जो है, एब्जॉर्बिविटी जो है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी लेंथ के। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने क्या करना था, एक बेसिक डायग्राम पढ़ना था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो करते हैं पहले, फिर देखेंगे ये लोग। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, बेसिक डायग्राम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये बाद में समझ में आएगा। बेसिक डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि अगर कोई भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, आपका सेटअप कैसा होता है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का परफॉर्म करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम यूज करते हैं एक सोर्स। ठीक है, एक सोर्स यूज करते हैं। ये सोर्स क्या होता है, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अलग अलग होता है। जैसे सोर्स का मतलब क्या है, जो रेडिएशन प्रोवाइड करे, विकिरणें प्रोवाइड करे हमें। ठीक है, सोर्स क्या होता है, जो रेडिएशन या विकिरणें प्रोवाइड करवाता है, वो हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारा सोर्स क्या होगा, जो यूवी रेडिएशन को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, कौन सा सोर्स होगा, जो हमें क्या देगा, यूवी या फिर विजिबल रेडिएशन देने वाला सोर्स होगा। ठीक है, दूसरा क्या, सबसे पहले चाहिए हमें सोर्स, जो क्या देगा, किसी भी अननोन कंपाउंड के ऊपर क्या डालेगा, रेडिएशन डालेगा। अब इस सोर्स की जो ये रेडिएशन होती है, इसको हम गुजारते हैं एक मोनोक्रोमेटर में से। ठीक है, इसको हम किस में से पास करते हैं, मोनोक्रोमेटर में से। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक वर्णी होता है, एक वर्णी प्रकाश को अपने अंदर से ये जाने देता है। ठीक है, एक वर्णी का मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या है कि ये जो हम रेडिएशन डालेंगे इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं।
ठीक है। तो इन सारे वेवलेंथ में से ये जो मोनोक्रोमेटर है ये सिर्फ एक ही लैम्डा को, एक ही वेवलेंथ को अपने में से आगे जाने देगा। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं हमारा अननोन कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं क्या, अननोन कंपाउंड, जो कि हमें देखना है कि ये क्या चीज है। तो हम अननोन कंपाउंड को सॉल्यूशन यानी विलेन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है। अननोन कंपाउंड को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। अननोन कंपाउंड को आप पैलेट की फॉर्म के अंदर भी ले सकते हो। अननोन कंपाउंड को आप थिन फिल्म बना के, पतली फिल्म बनाकर भी काम में ले सकते हो। ठीक है। लेकिन जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अननोन कंपाउंड को एक सोलवेंट के अंदर, एक विलायक के अंदर, जिसके अंदर वो अननोन कंपाउंड आसानी से विलय हो जाए, आसानी से वो सोल्यूबल हो, उसको हम सॉल्यूशन की फॉर्म में बना के एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। ठीक है। ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर हमारा ये क्या है, अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन है, अननोन अज्ञात यौगिक का विलयन। ठीक है। अब इस विलयन के अंदर क्या है कि हम ये जो कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, ये जो कंटेनर है अननोन सॉल्यूशन का, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होती है, एक क्यूवेट होती है। ठीक है। ये क्या होती है, क्यूवेट होती है। ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास एक फिक्स साइज की या फिक्स लेंथ की एक क्यूवेट होती है। ठीक है। इसमें से उसके दो जो साइड होते हैं, क्यूवेट क्या होती है, फोर्थ साइड, मतलब चार साइड होते हैं उसकी, स्क्वायर होती है और इतनी लेंथ की होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। वो उसकी दो जो पोर्शन होते हैं, दो जो साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है। तो हम जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का या यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके अंदर, उस क्यूवेट के अंदर हमारा अननोन सॉल्यूशन डाल के और उसके रेडिएशन वाले पार्ट के सामने हम उस क्यूवेट का वो पोर्शन रखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि ये जो रेडिएशन हमने डाली ये क्यूवेट एब्जॉर्ब ना करे। क्यूवेट की खुद की वॉल जो है, दीवार जो है, वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे, तो हम उसको, उसका ट्रांसपेरेंट वाला जो पार्ट है उसको इन रेडिएशन के सामने रखते हैं। ठीक है। और इस क्यूवेट के अंदर हम क्या लेते हैं, ये अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है। तो हमने जो लैम्बर्ट लॉ पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो एब्जॉर्बिविटी है या एब्जॉर्बेंस है या अवशोषकता है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। ठीक है। लेंथ कौन सी होती है, ये लेंथ होती है क्यूवेट की लेंथ। क्यूवेट की लेंथ क्यों ली, क्योंकि ये जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं ये किसके ऊपर गिरेगी, इस सॉल्यूशन के ऊपर गिरेगी। ठीक है। इस सॉल्यूशन से होके आगे जाएगी। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये सारे इस रेडिएशन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। अवशोषित करेंगे। ये अवशोषित करके जितना इसने इस रेडिएशन में से अवशोषित कर लिया वो तो रह गया। ठीक है। और बाहर हमें क्या मिलेगा, जो इसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। ट्रांसमिट कर दिया मतलब जो पार्ट रेडिएशन का इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब नहीं किया वो हमें कहाँ पे मिलेगा, इससे बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है। ये जो मिलता है ये हमें मिलता है किसके ऊपर, एक डिटेक्टर के ऊपर। ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर से हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि हम उस जो भी हमें वैल्यू मिली अलग अलग किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, उसे क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, उसको अभिवर्धन करते हैं उसका। ठीक है। और उसका हम क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है। ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम है किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्या कि सबसे पहले तो हमें एक सोर्स लेना है। सोर्स हम कौन सा लेते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग आएगा। जैसे एनएमआर अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हम रेडियो वेव्स वाला सोर्स यूज करेंगे, जो रेडियो वेव उत्सर्जित करता हो, इमिट करता हो। ठीक है। दूसरा, अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हम ऐसा सोर्स लेंगे जो यूवी विजिबल लाइट को इमिट करे। ठीक है। अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हम ऐसा सोर्स लेते हैं जो कि क्या करे, आईआर रेडिएशंस देता हो। ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस है इसको हम पास करते हैं किसमें से, एक मोनोक्रोमेटर में से। ठीक है। ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है
कि बहुत सारी अगर वेवलेंथ इसके अंदर है तो ये सिर्फ एक ही वेवलेंथ को अपने में से आगे जाने देगा, यानी ये जो लाइट यहाँ से गई वो क्या हो जाएगी, सिर्फ एक क्रोम की या फिर एक ही कलर की होगी, एक ही लैम्डा की होगी। ठीक है, इसलिए हम किससे क्या क्या करते हैं, पास करवाते हैं मोनोक्रोमेटर में से। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो रेडिएशन है ये हम किसके ऊपर डालेंगे, इस अननोन कंपाउंड के ऊपर। ये अननोन कंपाउंड अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे यूवी में हम सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेते हैं हमेशा, ठीक है। आईआर के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, पैलेट बना के लेते हैं। पैलेट का मतलब क्या है कि जो ड्राई पाउडर होता है अननोन कंपाउंड का, अगर अननोन कंपाउंड हमारा सॉलिड है, ठीक है, ज्ञात यौगिक हमारा सॉलिड है, ठोस है, तो हम क्या करते हैं उसको केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करके एक प्रेशर हाइड्रोलुक होता है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। ठीक है, तो वो जो सॉलिड होता है वो क्या बना देता है, पतली सी परत बना देता है उस पाउडर की। ठीक है, जो टूटती नहीं है बहुत आसानी से, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगाया। ठीक है, वो केबीआर के साथ बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है और एक पतली सी परत बना देता है उस सॉलिड पाउडर की। उस पाउडर फॉर्म यानी उस पैलेट फॉर्म का हम यूज करते हैं किसके अंदर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इस क्यूवेट की जगह। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक क्यूवेट लेते हैं जो कि क्या होती है, स्क्वायर शेप की होती है, एक स्क्वायर ट्यूब होती है। ठीक है, स्क्वायर ट्यूब होती है, फिक्स लेंथ की होती है, तो हमारा ये जो एल है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो हम एब्जॉर्बिविटी पढ़ेंगे, अवशोषकता पढ़ेंगे, जो एल पे डिपेंड करती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हम क्यूवेट हमेशा लगभग सेम साइज की ही लेते हैं, चाहे हम उसमें रेफरेंस वाला सॉल्यूशन लें चाहे अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन लें, ये दोनों लेंथ जो है वो वहां पे क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेते हैं वो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, रेडिएशन गुजारेंगे। ठीक है, जब रेडिएशन इस सॉल्यूशन के ऊपर गिरेगी तो सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का मटेरियल है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, ये एटम्स क्या करेंगे, इस रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी को, एनर्जी कितनी होती है रेडिएशन के अंदर, अगर हम रेडिएशन को, प्रकाश को एक क्वांटा की फॉर्म में मानते हैं या क्वांटाइज मानते हैं, क्वांटीकृत मानते हैं, तो इसके पास क्या होता है, एनर्जी होती है जो कि हमें या फिर मॉलिक्यूल को फोटोन की फॉर्म में मिलती है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू होती है। h यहाँ पे क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है, एटम है, वो क्या करते हैं, इस रेडिएशन से एनर्जी को अपने तरफ क्या कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो अब जितनी एनर्जी इस रेडिएशन में से इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्व करनी थी वो उसने कर ली। ठीक है, बाकी ये क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। यानी हमने ये जो रेडिएशन डाली, ये डाली मान लो I0 इंटेंसिटी की। ठीक है, जो रेडिएशन डाली है, विकिरणें डाली है, उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी है, I0 है, और ये ट्रांसमिट होके आई, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, I हुई, यानी I0 नहीं रही, इससे कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, बाकी जो हमें मिलेगा वो I की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और इस ये जो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, तो ये जो आया इंटेंसिटी इस ट्रांसमिटेड लाइट की, इस इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं, डिटेक्टर पर इसे डिटेक्ट करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं, और उसका फिर हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम बनाकर उसको एनालाइज करते हैं, और उससे हमें अननोन कंपाउंड का पता चलता है। ये हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम है किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, इसलिए हमने क्यूवेट बनाई है। क्यूवेट के अंदर हमने अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है, और सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उसके ऐसे सोलवेंट के साथ लिया जाता है जिसके अंदर वो आसानी से सोल्यूबल होता है। ठीक है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही क्यूवेट को लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा कंपैरेबल स्टडी होती है। ठीक है, कंपैरेबल स्टडी का मतलब क्या है कि हम एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका कंपेयर करते हैं उस अननोन कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो रेफरेंस मॉलिक्यूल का सबसे पहले सॉल्यूशन बना के उसको क्यूवेट में रखा जाता है, उसके लिए I0 और I की वैल्यू ली जाती है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन है उसकी क्यूवेट को हम यहाँ पे रखते हैं, और उसमें हम कंपेयर करते हैं कि हमारी I0 और I की वैल्यू क्या है, उससे हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, और उन दोनों के कंपैरिजन से हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है या फिर यूवी का स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब क्या पढ़ना था हमें, हमारा प्रिंसिपल पढ़ना था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है।
ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक हमने पढ़ा कि जब हम बियर का लो पढ़ेंगे तो बियर का लो क्या कहेगा कि जो हमारी एब्जॉर्बेंस होती है, अवशोषकता होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन के या सांद्रता के समानुपाती होती है। तो वो सांद्रता किसकी होगी? ये जो आपका नॉन कंपाउंड था, इसका जो सॉल्यूशन लिया हमने, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं कि पहला आपका कौन सा लो है? लैम्बर्ट का। ठीक है, लैम्बर्ट का लो क्या कहता है कि ये जो आपका एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं, अवशोषकता। और अवशोषकता क्या थी कि अगर हम किसी भी अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन पर यूवी लाइट डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस रेडिएशंस में से कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या अवशोषित करेगा, वो अवशोषकता या अवशोषण की कैपेसिटी कितनी होगी, वो किस पर डिपेंड करती है? वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? लेंथ के, कि कितनी लेंथ में से आपने वो रेडिएशन गुजारी। ठीक है, तो कितनी लेंथ में से गुजारते हैं? जो आपकी क्यूवेट की लेंथ होगी। ठीक है, जो क्यूवेट की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ में से आप गुजारोगे। तो आपकी ये जो एल है, ये क्या होगा? उस क्यूवेट की लेंथ या फिर उस कंटेनर की लेंथ जिसके अंदर आपने अननोन सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपका क्या है? लैम्बर्ट का लो है। अगर आपको लैम्बर्ट के लो को लिखना है, ठीक है, लैंग्वेज में अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि अगर किसी भी अननोन कंपाउंड से हम यूवी रेडिएशंस को गुजारते हैं या पास करवाते हैं, तो जो आपका एब्जॉर्बेंस है या फिर जो अवशोषकता है, वो किसके समानुपाती होती है? उस अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन की लेंथ के समानुपाती होती है, कि कितनी लंबाई में से हमने वो रेडिएशन गुजारी, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है या उसके ये समानुपाती होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? लैम्बर्ट लॉ का लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा नियम क्या होता है? बियर का नियम। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? बियर लॉ। बियर लॉ क्या कहता है कि ये जो आपकी एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये सी के या कॉन्सेंट्रेशन के सांद्रता। अब ये कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता क्या है कि जो हम आपने अननोन कंपाउंड लिया था, उसका हमने क्या बनाया था? सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्यूशन बनाने के बाद में अब उस अननोन कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो उस अननोन कंपाउंड का, तो वो क्या करेगा? ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो वो क्या करेगा? कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उस पर भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, ये हुआ आपका क्या? बियर और लैम्बर्ट का लो। अब आपका जो कंबाइंड फॉर्म है बियर लैम्बर्ट लो, वो क्या कहता है? ठीक है, इन दोनों की लैंग्वेज आप अपने आप लिख सकते हो। जैसे आपने बेसिक डायग्राम बनाया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी अननोन सॉल्यूशन पे डालते हो, तो जो आपकी एब्जॉर्बिविटी है या अवशोषकता है, एब्जॉर्बेंस है, वो किस पे डिपेंड करती है? लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? उस अननोन कंपाउंड की सॉल्यूशन की लेंथ के। और बियर लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? उस अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये आपके क्या थे? बियर और लैम्बर्ट लॉ। और जो कंबाइंड फॉर्म होता है बियर लैम्बर्ट लॉ का, वो हमें क्या बताता है कि ये जो आपकी एब्जॉर्बेंस है या अवशोषकता जो है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? C इंटू एल के। ठीक है, यानी ये इसका क्या है? बियर और लैम्बर्ट लॉ का कंबाइंड फॉर्म है। ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, साथ में उस लेंथ पे भी डिपेंड करती है जिस लेंथ से हमने ये पूरी रेडिएशन गुजारी है। ठीक है, तो अगर हम इसका ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या है? इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं? मोलर अवशोषकता। ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है
और नाम क्या है इसका? मोलर अवशोषकता। ये मोलर अवशोषकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, ये होती है। अगर आपको क्या करना हो, इस मोलर एब्जॉर्बिविटी का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे कि एप्सिलॉन क्या होगा? A अपॉन C इंटू एल होगा। ठीक है, अगर आप क्या करो कि किसी भी अननोन कंपाउंड की यूनिट कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट लेंथ में से अगर किसी रेडिएशन को पास करते हो तो आपकी अगर एब्जॉर्बेंस यूनिटी मिलती है या फिर इकाई में मिलती है, तो ये जो एब्जॉर्बिविटी होती है या एब्जॉर्बेंस होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मोलर एब्जॉर्बिविटी या फिर मोलर अवशोषकता कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी? एप्सिलॉन की। ठीक है, ये क्या है? एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है? मोलर एब्जॉर्बिविटी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर किसी रेडिएशन को हम यूनिट कॉन्सेंट्रेशन से यूनिट लेंथ में से गुजारते हैं तो आपकी अगर अवशोषकता या एब्जॉर्बेंस यूनिट मिलती है, यूनिटी मिलती है, इकाई मिलती है, तो आपका ये जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या कहलाएगा? मोलर एब्जॉर्बिविटी कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इस एप्सिलॉन को मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों ही नाम किसके हैं? एप्सिलॉन के हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, मोलर विलोपन गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन से हम रेडिएशंस को गुजारते हैं तो वो क्या करता है? उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना पार्ट यहाँ से विलोप हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, वो हमारा किससे आएगा? इस एप्सिलॉन से शो होगा। ठीक है, तो इसे हम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्बिविटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कुछ भी बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर आप यूनिट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के यूनिट लेंथ से किसी रेडिएशन को पास करते हो तो आपका अगर एब्जॉर्बेंस यूनिट मिलता है तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो किसको डिनोट करता है? मोलर एब्जॉर्बिविटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को डिनोट करता है, उसको दिखाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? बियर लैम्बर्ट लॉ। अब क्या होता है कि हमने ये देखा था जब हमने बेसिक डायग्राम बनाया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने अननोन कंपाउंड के ऊपर सॉल्यूशन जो था उसके ऊपर हमने क्या किया? रेडिएशन डाली थी आई नोड इंटेंसिटी की। ठीक है, और इससे गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी मिली हमारी लाइट की या रेडिएशन की, वो क्या थी? आई थी। ठीक है, तो ये जो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर अवशोषण हुआ रेडिएशन का, वो डिपेंड करता है किस पर? log बेस 10 I0 बाई आई पर। ठीक है, कि हमने क्या किया कि इतना पार्ट हमने एब्जॉर्ब करवा दिया, कहां पर? इतना पार्ट हमने कहां पे एब्जॉर्ब करवा दिया? इस सॉल्यूशन के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है? ये जो इंटेंसिटी है लाइट की, जब आप उसके ऊपर नॉन सॉल्यूशन पे डाल रहे हैं उस टाइम जो इंटेंसिटी है लाइट की I0 अपॉन आई, यानी ट्रांसमिट होने के बाद जो इंटेंसिटी है आई, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसमिटेंस की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है? वो 1 माइनस एब्जॉर्प्शन होता है, यानी टोटल जितना भी रेडिएशन था उसमें से जितना पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, बाकी का बचा हुआ पार्ट आपका क्या आएगा? ट्रांसमिटेंस में दिखेगा। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा, जितना पार्ट उसे अवशोषित करना था उसने कर लिया, बाकी हमें कहाँ मिल जाएगा? इस ट्रांसमिटेंस में मिल जाएगा, बाकी बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टी है ये किसके इक्वल होता है? ये log 10 I बाई I0, यानी ये इनवर्स होता है हमेशा किसका? एब्जॉर्प्शन का। ट्रांसमिटेंस जो होता है वो इनवर्स होता है किसका?
एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो T जो होता है वो log 10 I/I0 होता है। तो अब यहाँ पर इस बियर लैम्बर्ट लॉ में अगर आप एक ही जगह आप लिख सकते हो क्या, log 10 I0/I। तो आपका जो पूरा बियर लैम्बर्ट लॉ मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो किसके इक्वल होता है, log 10 I0/I इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन है। हाँ, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन का सम जो होता है वो एक होता है। आप एक, ये स्टैंडर्ड आप एक भी मान के चल सकते हो, 10 भी मान के चल सकते हो, 100 भी मान के चल सकते हो, ठीक है। अगर आप 100 मानते हो तो ट्रांसमिटेंस और ये दोनों का ऐड 100 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये 10 मान के चलता है तो 10 के इक्वल होगा। मतलब आप जितनी रेडिएशन डाल रहे हो उसका जितना पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी का पार्ट कहाँ पे आएगा, वो ट्रांसमिटेंस में आएगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, टोटल 50 अमाउंट का इंटेंसिटी का अगर आप रेडिएशन डाल रहे हो, ठीक है, टोटल रेडिएशन कितना है, 50 इंटेंसिटी का है, उसमें से 30 इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ट्रांसमिट कितना करेगा, ये 20 का करेगा। ये शो करता है 1, ठीक है। 1 हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, वो रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 50 भी लिखते हो तो 50 में से अगर 30 आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो ट्रांसमिट कितना करेगा, 20 करेगा। 30 उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी कितना बचा, 20। 20 हमें दूसरी तरफ बाहर मिलेगा, ठीक है। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, एक मिनट, पारगम्यता, ठीक है। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, पारगम्यता होती है कि आपने किसी भी सॉल्यूशन में से जब रेडिएशन गुजारी तो कितना पार्ट उसने अवशोषित कर लिया और कितना पार्ट उसने बाहर निकाला। जो बाहर निकाला वो क्या होता है, उसकी पारगम्यता होती है या ट्रांसमिटेंस होती है, ठीक है। ये हमारी ट्रांसमिटेंस होती है। और इन दोनों का टोटल जो होता है ट्रांसमिटेंस का और एब्जॉर्प्शन का, वो एक टोटल मिला के या तो 1 मान लो या 10 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 1000 मान लो, आपको रेशो लेके चलना है, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल मैंने ये बताया कि अगर 50 इंटेंसिटी का अगर आप कोई भी रेडिएशन ले रहे हो, उसमें से 30% इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है 20% ही वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो जनरली हम क्या करते हैं, रेशो लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 1 मानकर चलते हैं। इसलिए हम क्या कर ये बोल सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसमिटेंस है वो उनका टोटल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं 10 के इक्वल होता है, 100 के, 1000 के, किसी के भी इक्वल आप मान सकते हो, ठीक है। ठीक, ये आपका क्या हुआ, बियर लैम्बर्ट लॉ हुआ कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है किसी भी रेडिएशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो रेशो ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, कौन सी इंटेंसिटी जो आपने इंसिडेंट की यानी उस अननोन कंपाउंड के ऊपर डाली, ठीक है, और एक जो आपकी ट्रांसमिटेंस यानी पारगम्यता के बाद में जो उस रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसकी रेशो के लॉग के इक्वल होता है, ठीक है। और ये एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल के इक्वल होता है। यहाँ पे सी क्या है, अननोन कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और एल यहाँ पे क्या है, लेंथ है उस अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन की, जिस कंटेनर के अंदर हम ये ले रहे हैं उसकी लेंथ है ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बियर लैम्बर्ट लॉ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि मेन आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया बाहर बाहर का कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो कैसा होता है, उसके अंदर हम अननोन कंपाउंड को लेते कैसे हैं और उससे फॉर्मूला क्या लगाते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या चल रहा होता है वो पढ़ेंगे हम। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण के प्रकार कितने होते हैं, कि आपके इलेक्ट्रॉन के संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आप की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। संक्रमण में एक चीज देखना आप कि आपको ये पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस फॉर्म में मिलता है, मतलब एनर्जी की जो लेवल है वो कौन कौन से हमारे पास मिलते हैं। मान लो कोई दो एटम है, उनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है,
ठीक है। तो ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, SH एनर्जी बंद को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, एक तरह का क्या है हमारा एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल है। तो अगर हमारे पास सिग्मा है तो हमारे पास सिग्मा स्टार भी होगा। ठीक है, सिग्मा स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सिग्मा वाले एनर्जी लेवल का जो हायर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा स्टार। ठीक है, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मान लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमारे पास एक एनर्जी लेवल होता है पाई का और दूसरा होता है ज्यादा एनर्जी का पाई स्टार, इसे हम क्या कहते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, ये उसके अंदर आएगा। तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर